नमस्कार, आईएसडी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार 7 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है। बेंच के सामने 23 याचिकाओं का एक बैच लिस्टेड किया गया था। इनमें से कुछ मुस्लिम छात्राओं के लिए हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर रिट याचिकाएं हैं। वहीं कुछ अन्य विशेष अनुमति याचिकाएं हैं जो कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देती है, जिसने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा था। मामले की पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने मामले को 2 सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को हिजाब बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था और आगे की सुनवाई 5 सितंबर को करने की बात कही थी। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से मामले की सुनवाई टाले जाने की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी खिंचाई की थी। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने हिजाब बैन के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, साथ ही हिजाब पहनकर स्कूल जाने की रोक के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त को जब मामले के लिए केस जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के सामने आया तो याचिकाकर्ताओं ने केस की सुनवाई टालने की अपील की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केस टालने के लिए लेटर जारी किया है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यह स्वीकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अर्जेंट सुनवाई के लिए दलील दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में वकील देश भर से आने वाले हैं, इसलिए 2 हफ्तों के लिए केस टाला जाए। तब अदालत ने कहा कि कर्नाटक यहां से 2.5 घंटे की दूरी पर है। बेंच को सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि इस मामले की अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिकाकर्ताओं ने 6 बार मेंशन किया था। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या में गलती की है। इस बात को भी नहीं देखा कि निजता के अधिकार के तहत हिजाब पहनने का अधिकार मिला हुआ है। इस्लाम धर्म में हिजाब के लिए स्कार्फ पहनना धार्मिक प्रैक्टिस के दायरे में आता है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को नहीं देखा। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के 5 फरवरी 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें ड्रेस कोड लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1993 के रूल्स को भी नहीं देखा। इसमें यूनिफॉर्म की अनिवार्यता नहीं बताई गई है। सोमवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने का मतलब है कि आप लड़कियों को कॉलेज जाने से रोक रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पब्लिक प्लेसेज पर ड्रेस कोड लागू होता ही है। पिछले दिनों ही एक महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में जींस पहनकर आ गई, उन्हें तुरंत मना किया गया। उसी तरह गोल्फ कोर्स भी अपना ड्रेस कोड है। बता दें कि इन याचिकाओं को मार्च में दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल पक्ष रखे हैं। कर्नाटक की हिजाब विवाद तो आपको याद ही होगा। हिजाब विवाद जनवरी के शुरुआत में उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद अन्य शहरों में भी यह विवाद फैल गया। मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही थी, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध कर दिया था। एक कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया था, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस तक छोड़नी पड़ी थी। अगली खबर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से जुड़ी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों को और अधिक विस्तार देने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंची। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। शेख हसीना का स्वागत करने के लिए कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 2019 के बाद यह हसीना की पहली बार भारत यात्रा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भारत नहीं आए। बताया जा रहा है कि बीमारी के चलते वह यहां आने में असमर्थ थे। वहीं बांग्लादेश की मीडिया का दावा है कि हाल के दिनों में उनकी अनुचित टिप्पणियों के कारण PM शेख हसीना उन्हें अपने साथ नहीं लाई। कहा यह भी जा रहा है कि विदेश मंत्री का नाम 11वें घंटे में प्रधानमंत्री के साथ आने वाले दल के सदस्यों की सूची से बाहर किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मेहमान PM के अजमेर जाने की भी संभावना है।
हसीना अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेगी। साथ ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर भी वार्ता करेगी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता के दौरान लंबित और नियमित द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा दक्षिण एशिया में रक्षा सहयोग और स्थिरता के मुद्दे पर भी अधिक जोर रहेगा। इनके अलावा इस द्विपक्षीय वार्ता में भारत के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने रविवार को यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच साझा नदियों के जल बंटवारे, बिजली और ऊर्जा सहयोग, सीमा प्रबंधन और रक्षा, रेलवे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित कई समझौतों पर MOU पर साइन होने की संभावना है। 2021 में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के 50वें वर्ष पूरे होने के बाद शेख हसीना की यह पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में बांग्लादेश की यात्रा की थी। वह बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने और शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ही भारत की यात्रा पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री पहुंची है। अगली खबर काबुल से है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका हुआ है। यह धमाका रूसी दूतावास के पास किया गया है। स्थानीय मीडिया के हवाले से सामने आई खबरों के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 रूसी राजनयिक भी शामिल है। इससे पहले 2 अगस्त को हेरात प्रांत की भीड़ भाड़ वाली जगह गुजरगाह मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान धमाका हुआ था। इस विस्फोट में प्रमुख मौलवी मुजीब उल रहमान अंसारी व उसके सुरक्षा गार्डों समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। हेरात के पुलिस प्रवक्ता महमूद रसोली के अनुसार 23 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। मस्जिद पर यह हमला ऐसे वक्त में किया गया था जब यहाँ मुस्लिमों का धार्मिक सप्ताह मनाया जा रहा था। पिछले साल तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद भी देश में कई जगह धमाके जारी है। आमतौर पर ये धमाके शिया और अहमदिया समुदाय के मस्जिदों पर हुए हैं। बता दें कि अल्पसंख्यक समूहों की धार्मिक इबादत गाहों पर होने वाले हमलों में IAS जिम्मेदारी स्वीकारता रहा है। दरअसल तालिबान के अधिकांश विरोधी कमजोर पड़ चुके हैं, लेकिन IAS अब भी हमले जारी रखे हुए हैं। हालांकि तालिबान इस पर नियंत्रण करने की प्रयास में जुटा हुआ है। अगली खबर दिल्ली से है। साफ सुथरी राजनीति का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी चारों तरफ से घिर गई है। नई आबकारी नीति पर मनीष सिसोदिया बुरे फंसे हैं, क्योंकि भाजपा ने पत्रकार सम्मेलन में एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि उसमें दिख रहे शख्स आबकारी मामले में CBI द्वारा दर्ज किए गए FIR में 13 नंबर के आरोपी सनी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह हैं और उनका स्टिंग किया गया। बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन जारी कर दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि ISD इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बीजेपी ने दावा किया है कि इस स्टिंग में कुलविंदर कहते हैं कि इस काम में 80% प्रॉफिट का गेम है, यानी 1 रुपए के माल में 80 पैसे हमारे होते हैं, सिर्फ 20 पैसे का माल होता है, तो फिर एक के साथ एक देने में हमें डर क्या है। वीडियो बनाने वाला शख्स कुलविंदर से पूछता है कि इतनी कमाई कैसे होती है। सवाल के जवाब में कुलविंदर कहते हैं, इसमें एक चाल चली गई। चाल ये है कि 20 का माल लेकर आप चाहे जितने भी दाम में बेचो, बाकी फिक्स पैसे दे दो। हमसे तो 253 करोड़ रुपए ले लिए गए। अब जितनी मर्जी चाहे दुकानें खोलो, जो मर्जी चाहे करो। वीडियो को जारी करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सन्नी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह इस स्टिंग वीडियो में साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि कमीशन का पैसा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिया गया। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में मोटा माल केजरीवाल और सिसोदिया ने कमाया है। उन्होंने कहा कि हम लगातार केजरीवाल और सिसोदिया से यह सवाल पूछ रहे थे, ठेकेदारों को मिलने वाले कमीशन को 2 से 12% क्यों कर दिया? बिना कैबिनेट की मंजूरी के अपने चहेते ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया? इन सवालों का कोई जवाब नहीं आया। वीडियो से यह भी साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार लोग मोटी दलाली देने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया के पास जाते थे और मोटा कमीशन लेकर इन लोगों ने अपने मुनाफे के लिए और दिल्ली को नुकसान में ढकेलने के लिए कई नई आबकारी नीति लेकर आए। नई शराब नीति से जो लूट मची थी उसका आज खुलासा हो गया है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार से जितने सवाल हम पूछते थे उन सभी सवालों के जवाब इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मिल गया है और आज ये भी साफ हो गया है कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो क्यों शराब व्यापारियों को दिया जाता था, क्योंकि यह पैसा भ्रष्टाचार के जरिए घूमकर इन्हीं की जेब में जाता था।
उन्होंने कहा कि दूध का दूध और शराब का शराब जारी है। जल्द सिसोदिया और फिर भ्रष्टाचारी केजरीवाल की भी बारी है। इस पर जवाब देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के अफसर की मौत को अपने केस से जोड़ते हुए बड़ा दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि उनकी गिरफ्तारी की मंजूरी देने के लिए दबाव में सीबीआई के लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या की। सिसोदिया ने इस दौरान बीजेपी की ओर से किए गए स्टिंग ऑपरेशन को मजाक करार देते हुए कहा कि सीबीआई को उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। शराब घोटाले को लेकर भाजपा की तरफ से चलाए जा रहे हैं कि स्टिंग को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। सिसोदिया ने कहा कि वह स्टिंग नहीं मजाक है। शराब घोटाले को लेकर भाजपा ने खूब हो हल्ला मचाया, कभी 8,000 करोड़ तो कभी 11,000 करोड़ तो कभी 1.5 लाख करोड़। खुद तय नहीं कर पाए कि घोटाला कितने का हुआ। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने मेरे घर पर मेरे बैंक लॉकर की जांच की, उसमें भी उन्हें कुछ नहीं मिला। दोनों कंपनी की लेन देन को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, मगर सीबीआई जांच में मुझे लगभग क्लीन चिट मिल गई है। तो अब गाड़ी में पता नहीं किससे सवाल जवाब करके उसे स्टिंग बताया जा रहा है। इस तरह के मेरे पास भी स्टिंग है, मैं भी चला सकता हूं, लेकिन भाजपा का स्टिंग नहीं मजाक है। मनीष सिसोदिया ने कहा 2 दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने आत्महत्या की। उनके बारे में पता चला कि जितेंद्र कुमार डिप्टी लीगल एडवाइजर थे सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में। इनका काम था लीगली चीजों को देखना। मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका लीगल मामला भी वही देख रहे थे। उन पर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दे, जिसको वह मंजूरी नहीं दे रहे थे। उन पर इतना दबाव था कि मानसिक दबाव में आ गए और सुसाइड कर लिया। यह बहुत दुख की बात है कि सीबीआई के एक अधिकारी, जिसे दिख रहा था कि पूरा मामला फर्जी है, उस पर इतना दबाव बनाया गया कि आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। यह बहुत अफसोसजनक है। मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल भी पूछे और कहा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार करें, लेकिन अपने अधिकारियों के परिवारों को बर्बाद ना करें। प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्यों अधिकारियों पर इतना अधिक दबाव डाला जा रहा है कि वह ऐसा कदम उठाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि केंद्र के पास क्या एकमात्र काम सिर्फ ऑपरेशन लोटस चलाना ही रह गया। जिस तरह राज्यपालों और उपराज्यपालों सीबीआई ईडी पर दबाव डालकर उल्टे काम कराए जा रहे हैं। तीसरा सवाल है कि जनता की चुनी सरकार को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां लेंगे आप। अगली खबर नीतीश कुमार से जुड़ी है। बिहार में भाजपा से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ नई सरकार का गठन कर लिया। इस सियासी उलटफेर के बाद से सूबे में भाजपा और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली जाने से पहले राबड़ी आवास पहुंचकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार लालू यादव से काफी गर्मजोशी से मिले। दिल्ली यात्रा से पहले नीतीश कुमार की लालू प्रसाद से मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एवं राहुल गांधी समेत अन्य कई नेताओं से नीतीश को मिलना है। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एवं मंत्री अशोक चौधरी भी दिल्ली जा रहे हैं। गौरतलब है कि जेडीयू ने लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया है। पटना में शनिवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रविवार को इसे अनुमोदित कर दिया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद ने बताया कि विपक्षी एकजुटता के आए प्रस्ताव में कहा गया कि देश विकल्प की मांग कर रहा है। देश हित में सभी दलों को अपने छोटे मोटे विवादों को भूलकर एक मंच पर आना चाहिए। आज के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। शुभ रात्रि।